The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अप्रैल 2020 से चीन लद्दाख में हमारे दरवाजे पर खड़ा था। जून में हमारे देश के 20 जवान चीनियों को खदेड़ते हुए वीरगति को भी प्राप्त हुए। तनाव लंबा खिंचा तो दोनों तरफ से भारी तैनाती हुई, इतने करीब कि लोग कहने लगे कि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। भारत को अपने संसाधन लद्दाख की तरफ मोड़ने पड़े। कई बार चीन ने वादा खिलाफी की, लेकिन अब सुलह का रास्ता खुला है। लद्दाख में हो रहे इस बदलाव को आज विस्तार से समझेंगे दिन की बड़ी खबर में। सीएए को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का दावा, एनआरसी को लेकर पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई की टिप्पणी और लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण, इन सब का भी जिक्र होगा आज दिन की बड़ी खबर में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। सर, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि इस संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। जहां तक अब फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। ये वीडियो राज्यसभा का है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्त के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। गुप्त ने पूछा था कि सरकार ने सोशल मीडिया पर झूठ को रोकने के लिए क्या क्या कानून बनाए हैं और क्या कानून बनने की प्रक्रिया में है। जवाब में मंत्री जी ने जो कहा वो आपने सुना। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे आलोचना के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग हिंसा, वैमनस्य और फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन मंत्री जी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्रवाई करते समय ना तो किसी खास दल, धर्म या विचार के लोगों को टारगेट किया जाए और ना ही किसी खास दल, धर्म या विचार के लोगों को बचाया जाए। जिस संविधान का हवाला मंत्री जी ने दिया उसमें एक बात बराबरी को लेकर भी लिखी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के मंत्री इस बात का मनसा वाचा कर्मणा पालन करेंगे। हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं हिंसा और वैमनस्य की, उस पर सरकार की ये न्यायप्रियता तो आपको दिखती ही होगी। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बंगाल से है। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने आज कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को गुंडों के बल पर चुनाव जीतना आता है। अगर बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है?
पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। गृहमंत्री की बात बिल्कुल ठीक है, दुनिया भर में करोड़ों लोग जय श्री राम बोलते हुए गौरव महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ एक तथ्य यह भी है कि जय श्री राम और पाकिस्तान दोनों का उपयोग राजनीतिक निहितार्थ के लिए भी किया जाता है। राजनीति और धर्म दोनों के मेल को लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भारत में सियासत में पाकिस्तान का जिक्र कब और क्यों होता है, ये कई लोग अपनी शंकाओं के साथ भी देखते हैं। पाकिस्तान का जिक्र सबसे ज्यादा वैसे चुनाव के समय आता है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर, जिसके लिए प्रसाद साहब ने कहा कि वहां पर हिंसा नहीं फैलाई जाएगी, वहां पर भी लिखते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो दूसरे पूछते हैं भेज दो, घूमने के लिहाज से तो बढ़िया है, बाकी अपना हिंदुस्तान तो सबसे अच्छा है ही, तो यहां से क्यों जाए। पर अभी चुनाव है, ये आना जाना बयानबाजियां चलती रहेंगी। पश्चिम बंगाल से वैसे एक और अपडेट है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, लेकिन बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। अब ये जनहित था कि टीएमसी का हित था, आप खुद समझ सकते हैं। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अगली सुर्खी उत्तराखंड से है। चमोली हादसे को आज 5 दिन हो चुके हैं। बचाव और राहत का कार्य अभी जारी है। तपोवन टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था, क्योंकि अचानक टनल में फिर से पानी भर गया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा है, नदी और टनल का लेवल 1 हो गया है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन अब दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आगे से आगे पहुंच पाएं। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुँच गए थे जहाँ पर नीचे एसएफटी टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहाँ पर तक पहुँच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। तपोवन टनल के अलावा रैणी गांव और श्रीनगर डैम में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारी रैनी साइड थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था। वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, एक तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर, उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज भेजी, वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। वहाँ पे भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो, तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं, तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं, वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं, तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। तीसरी सुर्खी बना इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट। यहाँ पर कोलकाता में हो रहे सम्मेलन में कला, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियों के साथ बातचीत हो रही थी। आज इसमें 2 बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जस्टिस और राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पहले बात करते हैं रंजन गोगोई की। दर्शक जानते हैं, सीजेआई रहते हुए जस्टिस गोगोई ने अयोध्या भूमि विवाद समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों में फैसला दिया। वो अब राज्यसभा के सांसद हैं। तो गोगोई ने क्या बात की, ये संदर्भ समझने के लिए उनकी बात का ये जरूरी है कि हम पहले गृह मंत्री अमित शाह की एक बात सुने। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है, कुछ होगा नहीं, देंगे नहीं,
और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगे? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। गृह मंत्री ने यह बयान पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में एक चुनावी रैली में दिया। ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय की बड़ी संख्या है। शाह को 7 फरवरी को ही ठाकुर नगर जाना था, लेकिन 6 फरवरी को दिल्ली में इजराइल के दूतावास के बाहर धमाका हुआ और फिर दौरा टल गया। जब ये बात आई कि मतुआ समुदाय शाह के न आने से मायूस है, तब भाजपा नेताओं ने बयान दिया कि शाह के लिए ठाकुर नगर में बड़ा बना स्टेज हटाया नहीं जाएगा और वो जल्द ही आएंगे। आज 11 फरवरी है और गृह मंत्री वहां पर पहुंच गए। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो मतुआ समुदाय सीमा के दोनों तरफ बट गया था। 1950 के बाद से पूर्व पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मतुआ पश्चिम बंगाल आए। आज संख्या के हिसाब से मतुआ सूबे में अनुसूचित जातियों में दूसरे बड़े समुदाय के तौर पर है। 24 परगना, हावड़ा, नदिया, कूच बिहार और मालदा में इनकी प्रमुख बसाहट है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अत्रि मित्रा की रिपोर्ट बताती है कि संख्या के हिसाब से पश्चिम बंगाल की 17% आबादी मतुआ है। मतुआ नेता दावा करते हैं कि वो 40 से 45 सीटों पर असर डालते हैं। चूंकि मतुआ प्रवास करके भारत आए, इसलिए एनआरसी जैसी किसी कवायद से वो बड़े चिंतित हैं, खासकर उस तरह के बयानों से जिसमें सीएए और एनआरसी की क्रोनोलॉजी समझाई जा रही थी। इसलिए भाजपा सीएए को एनआरसी की काट की तरह पेश कर रही है, क्योंकि सीएए मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख धर्मों को जो भारत में पाए जाते हैं आश्रय देता है। और इसलिए अमित शाह खुद मतुआ समुदाय के बीच जाकर कहते हैं कि सीएए लागू होकर रहेगा। अब वापस लौटते हैं रंजन गोगोई की बात पर। उनसे सवाल पूछा गया राष्ट्रव्यापी एनआरसी को लेकर और उनका ये जवाब था। There is a book in Assam called The Game called NRC. The game, G-A-M-E, game called NRC. NRC is a big game by the politicians. Nobody wants a NRC, whether it is the Congress government or the BJP government. The court can only do so much and not no further. The court has done it. There are no regrets. It's a vision document. It's a document of the future. Mark my words. Analyze it why it's a document for the future. We don't have the time to explain. But let me tell you, the NRC is a game. The migrants are told, the illegal migrants are told, we will protect you, vote for us. The other political party will say to the indigenous people, the migrants are your biggest threat, we will expel them, vote for us. This is the game. One political party protects the migrants for the vote, the other political party expels the migrant for the votes. This has been going on in Assam for the last 50 years. Right? Every time they promise a foolproof NRC. On 7th of November, Himanta Biswa Sharma, who's coming here tomorrow, spoke to the Indian Express and said, after the elections are over, we will give you a foolproof NRC. What is wrong with this NRC? Implement it. What is wrong? It's a court-mandated order. Kaushik, I think we would be encouraging... Last question, sir. Do you think there should be a nationwide NRC as demanded by many political leaders? You can't have an NRC in the state where it is most required, Assam. You have struggled with the NRC for the last 40 years, 50 years. What are you talking about, a nationwide NRC? These are slogans and phrases of the moment. You have an NRC in Assam, do it. Implement it. Why are you going somewhere where there is no NRC? एक सांसद जिसे सरकार ने मनोनीत किया वो हिमंत बिस्व शर्मा का नाम लेकर पूछ रहा है कि जो एनआरसी असम में अदालत के आदेश के बाद आई उसमें क्या दिक्कत है।
आप एक राज्य में एनआरसी को लागू नहीं कर पा रहे, पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात करते हैं। ये बात कम और नारा ज्यादा है। अब देखना है कि इस बयान पर सरकार कैसी प्रतिक्रिया देती है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। उन्होंने दावा किया कि वो तीसरा कार्यकाल जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। आई एम चैलेंजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज योर फिगर। एमएसएमई में वी आर नंबर 1 इन इंडिया, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हमारा। आप देखिए, हम वेस्ट बंगाल जो रूरल रोड्स है, हमारा आने का पहले 60 साल में 25,000 किलोमीटर हुआ था, और हमारा ये 8 साल में, एक साल तो कोविड हुआ, हमारे 8 साल में इसको हम 85,000 किलोमीटर्स में ले गया है। हम नंबर 1 है। रूरल हाउसिंग में हम नंबर 1 है। हम टेक्निकल स्किल इंडस्ट्री में हम नंबर 1 है। ई टेंडर में हम नंबर 1 है। ई गवर्नेंस में हम नंबर 1 है। यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक अवार्ड जो प्राइज हमको मिला था बंगाल का फॉर कन्याश्री प्रोजेक्ट, एंड फॉर सबुज साथी वी गिव फ्री साइकिल टू द क्लास 9 स्टूडेंट्स। There also we have got UN prize, and there are so many issues where we have got so many international acclamation also. They cannot deny it. Only politically, if you want to deny something, that's a different question. Politically, opposition party always oppose. So they are the opposition party here. So they will oppose. It is their political game. I don't blame for this because this is obvious. But you have to speak the truth according to as per the data is available. ममता बनर्जी ने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ एक चैलेंज भी उछाला। आप इस दफा 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे कि 1 सीट से? नंदीग्राम से लड़ना ये फाइनल है आपकी? पूरा फाइनल। हम जब कुछ कहते हैं वो हमारा फाइनल ही होता है। और आप, क्योंकि अब हम बहुत सारे काउंटर क्लेम सुन रहे हैं कि नंदीग्राम में क्या होगा। एक कहता है कि हम दीदी को हटा देंगे। अमित शाह ने आज कहा कि दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगी नंदीग्राम। उसको लड़ने बोलिए ना उधर में। जैसे होम मिनिस्टर का बात करते हैं ना, शोभा नहीं देता, उसको बोलिए इधर में लड़ने के लिए। अगर वो जीत जाएंगे तो उसको हम स्वराष्ट्र मंत्री बना देगा बंगाल का। और जब सवाल आया जय श्री राम का, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जय सिया राम बोलते हैं। किसी को श्री राम बोलना है, किसी को सिया राम बोलना है। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पहले की पंक्ति भी याद है, जाकी रही भावना जैसी। आखिरी सुर्खी बनी संसद में। आज राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनकी बात में पूरा जोर रहा किसान आंदोलन पर। सर, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो, आप बोलो। आप डिस्टर्बेंस मत हम 2 हमारे 2। राहुल की ऐसी टिप्पणियों का जवाब देने के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर खड़े हुए। उन्होंने राहुल के लोकसभा में उपस्थित रहने पर ही चुटकी ले ली। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। यही नहीं, और यही नहीं अध्यक्ष जी, वो जो हम 2 हमारे 2 की बात करते होंगे, तो शायद दीदी जीजाजी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम 2 हमारे 2 दीदी जीजाजी और उनके 2 हैं, तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक।
ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर का सार इस वीडियो में है। लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे का वीडियो है। महीनों से जो टैंक दुश्मन सेना पर निशाने लगाए खड़े थे वो अब पीछे हट रहे हैं। वीडियो के सबटाइटल्स गौर करने लायक हैं। इनके मुताबिक पहले चीनी सेना का टैंक पीछे हटता है, फिर भारतीय सेना का। पेंगोंग झील के पास भारत और चीन की सेनाओं में जिस डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी है उसके सबूत के तौर पर यह वीडियो आया है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से राजीनामे पर बयान दिया। कहा कि हमने कुछ गंवाया नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं और आगे की बात नहीं बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आगे की बात नहीं बोलना चाहता। मैं फिर से बात दोहरा आपका कोई दर्द चिंता मत करिए, ज्यादा चिंता है। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। हमने नहीं गंवाया तो क्या चीन ये जंग हार गया? पिछले साल के मई से चल रहे झगड़े में अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों सेनाओं में सुलह हो गई? कितनी बात पर सुलह हुई और इस सुलह का फायदा नुकसान किसे हुआ? ये पूरी बात समझाएंगे, लेकिन पहले झगड़े का थोड़ा बैकग्राउंडर समझ लेते हैं। भारत के नक्शे में ये लद्दाख है और ये लद्दाख के पूर्वी हिस्से में 135 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील। पेंगोंग झील से होकर LAC गुजरती है, लेकिन कहां से गुजरती है इसे लेकर भारत और चीन का परसेप्शन अलग अलग है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे को पूर्व से पश्चिम की तरफ 1 से 8 फिंगर्स के हिसाब से मार्क किया गया है। भारत का मानना है कि LAC फिंगर 8 से गुजरती है। फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच भारत की धन सिंह थापा पोस्ट है, जहां हमारे जवान तैनात रहते हैं और वहां से आगे फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग के लिए जाने की कोशिश करते हैं। फिंगर 8 से पश्चिम की तरफ फिंगर 4 या उससे आगे तक चीनी सेना पेट्रोलिंग करती है। पिछले साल मई में खबरें आई कि चीन की सेना बड़ी तादाद में फिंगर 4 तक आ गई और फिंगर 5 से 8 के बीच पक्का निर्माण शुरू कर दिया। इससे पहले चीन ने फिंगर 8 से पश्चिम में सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए सड़कें ही बनाई थी, कोई पक्का निर्माण नहीं था। भारत के जवान भी चीनी सेना के बिल्कुल सामने फिंगर 4 पर जमा हो गए और यहीं से स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। इसके अलावा गलवान घाटी और इसके उत्तर में डेप्सांग इलाके में भी चीन और भारत के बीच स्टैंड ऑफ हुआ। आपको याद होगा 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। अगस्त के आखिर तक ये झगड़ा सिर्फ पेंगोंग झील के उत्तर में था, लेकिन फिर सितंबर के शुरू में खबर आई कि भारतीय सेना ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत पेंगोंग झील से दक्षिण में कई हाइट्स पर किलेबंदी कर ली। काला टॉप, रेचिनला, रेजोंगला, इन इलाकों में भारत अपनी पहले की पोजीशन से आगे बढ़ा। भारत के हिसाब से ये चोटियां LAC से भारतीय इलाके में थी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद चीन की तरफ से जो बयान आया उससे लगा कि वो असहज है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी माना कि इस कार्रवाई से भारत अब बातचीत की मेज पर बेहतर पोजीशन में आ गया है। इस दरमियान कोर कमांडर स्तर की और राजनयिक स्तर की बातचीत चलती रही, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। लगा कि शायद विंटर सीजन सुलह की वजह बने, लेकिन दोनों तरफ की सेनाओं ने पूरी सर्दियां वहीं निकाली। 6 नवंबर को दोनों सेनाओं के बीच 8वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी और लगभग सर्दियां गुजरने के बाद 24 जनवरी को 9वें राउंड की कोर कमांडर की बातचीत हुई, जो 16 घंटे चली थी। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी थे। इस बैठक के बाद डिसएंगेजमेंट की गुंजाइश बनी। इसकी पहली खबर बुधवार को चीनी मीडिया के हवाले से आई। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के सीनियर कर्नल वू क्यान के बयान को छापा, जिसमें उन्होंने दोनों सेनाओं के सिंक्रोनाइज और ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट की बात कही थी। और चीन के 2 शब्दों के जवाब में भारत सरकार से 3 शब्द आए। क्या थे ये 3 शब्द? फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड डिसएंगेजमेंट, यानी कि चरणबद्ध ढंग से, समन्वित ढंग से और सत्यापित ढंग से डिसएंगेजमेंट होगा। ये शब्द राज्यसभा में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहे। राजनाथ सिंह के बयान में शब्दों की बारीकी पर गौर करिए। मैंने ये बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल-मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा
एलएसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। बड़ी चतुराई से रक्षा मंत्री ने चीनी सेना के फिंगर 4 तक आने को भारतीय इलाके में घुसपैठ के बजाय एलएसी के आसपास ट्रांसग्रेशन कह दिया। डिसएंगेजमेंट किस तरह से हो रहा है, इसकी डिटेल्स भी उन्होंने दी। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। राजनाथ सिंह की बात समझने के लिए फिर से नक्शे पर चलते हैं। 10 जनवरी तक दोनों तरफ की सेनाएं फिंगर 4 के पास थीं। यहां से चीन की सेना 8 किलोमीटर पीछे फिंगर 8 के पूर्व में रहेगी। भारत की सेना फिंगर 3 और 2 के बीच में रहेगी और यहीं पर हमारी धन सिंह थापा नाम से परमानेंट पोस्ट है। भारतीय सेना की धन सिंह पोस्ट और फिंगर 8 के बीच दोनों सेनाओं ने जो भी निर्माण किया उसे भी हटाए जाने पर सहमति हुई है। इसके साथ ही पेंगोंग झील के दक्षिण में भी दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटेंगी। यानी भारतीय सेना ने पिछले साल अगस्त के आखिर में जिन हाइट्स पर किलेबंदी की वहां से भी पीछे हटना पड़ेगा और पहले वाली स्थिति बहाल करनी पड़ेगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि अप्रैल 2020 के पहले जैसी स्थिति थी अब बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। अप्रैल 2020 तक भारत की सेना धन सिंह थापा पोस्ट से आगे फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग के लिए जाती थी। किनारे पर नहीं तो कम से कम झील के पानी में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग होती थी। चीनी सेना भी फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग के लिए आती थी। राजनाथ सिंह के मुताबिक ये इलाका अब नो पेट्रोलिंग जोन घोषित हो गया है। फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच कोई सेना फिलहाल पेट्रोलिंग नहीं करेगी। पेट्रोलिंग तभी शुरू होगी जब दोनों देशों के बीच इस पर समझौता होगा। अगर इतनी सी ही बात थी तो ये मामला अब तक क्यों फंसा था और अब ऐसा क्या हुआ कि चीन पीछे जाने के लिए राजी हो गया? ये बात समझने के लिए हमने इंडिया टुडे के डिफेंस एडिटर अभिषेक भल्ला से बात की। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से अभी हुआ है। ये डिसएंगेजमेंट का प्लान ये काफी महीनों से चल रहा था। 9 बार कोर कमांडर लेवल के बीच बातचीत हो चुकी है और इस तरह का प्लान नवंबर में सबसे पहले डिस्कस किया गया था उन मीटिंग्स में ही। लेकिन जो फाइनलिटी होती है वो ऑब्वियस सी बात है तभी होती है जब दोनों सरकारों की भी मंजूरी हो। सिर्फ सेनाओं के बीच में अगर बातचीत हो भी जाए तो वो प्लान एक फाइनल शेप नहीं ले सकता है। और एक जो चीज बार बार जिसको लेके मसला अटक रहा था वो ये था कि ये जो नो पेट्रोल जोन मोरेटोरियम की जो फिंगर 4 पे बात की जा रही है, जिसका मतलब है कि एक टेम्पररी किस्म का नो गो जोन बन जाएगा फिंगर 4। इस पे जो है थोड़ी मतभेद थे क्योंकि चाइना चाहता था कि पेट्रोलिंग राइट्स उसके फिंगर 4 तक रहें, लेकिन जाहिर सी बात थी कि इस पर भारत को ऐतराज था क्योंकि अगर भारत पीछे हट रहा था धन सिंह थापा पोस्ट पर फिंगर 3 के इलाके में तो भारत ये भी चाहता था कि चीन की सेना भी पूरी तरह से फिंगर 8 के इलाके में चली जाए। आपने सवाल पूछा कि दबाव क्या कोई था या नहीं था। देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव तो आया था एंड ऑफ अगस्त में जब इंडियन आर्मी का एक एक्शन हुआ था सदर्न साइड पे पेंगोंग लेक में, और उसके बाद से जो है कह सकते हैं कि जो नेगोशिएशंस थी वो कहीं ना कहीं एक समान लेवल पे आ गई थी क्योंकि उससे पहले तक चीन का पल्ला भारी था। लेकिन जब कैलाश रेंज पे इन चोटियों पे भारत ने अनमैन्ड चोटियों पे कब्जा किया तो चीन ने इसका ऐतराज भी जताया था, बल्कि ये भी कहा था कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की है। ये ऑन रिकॉर्ड कहा था, लेकिन भारत ने यही मेंटेन किया था कि भारत अपनी तरफ है एलएसी के, इन्होंने एलएसी क्रॉस नहीं की है। लेकिन तब से काफी बदलाव आए। और एक और चीज ये है कि ये जो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉर्दर्न बैंक में नहीं था बल्कि सदर्न बैंक में भी था इन माउंटेन पीक्स पे, क्योंकि चाइना ने भी जो है इसको टक्कर देने की कोशिश की और उन जगहों पे पहुंचने की कोशिश की कि किसी तरह से भारत की सेना को वहां से हटाया जा सके।
उसकी वजह से बहुत नजदीक थे दोनों तरफ के सैनिक, नॉर्दर्न बैंक में भी और सदर्न बैंक में भी। तो ये निर्णय शायद इसलिए लिया गया है कि ये आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन खत्म की जाए। इसका अभी ये मतलब नहीं है कि जो इनहैंस डिप्लॉयमेंट था दोनों तरफ से वो हट जाएगा, लेकिन आमने सामने सैनिक नहीं बैठे हैं तो उससे झड़प की या स्कफल की जो एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती थी वो बहुत कम हो जाएगी। तो समझौते से किसका फायदा हुआ ये कहना मुश्किल है। पेंगोंग झील के उत्तर में चीन पीछे जरूर हटा है, लेकिन अभी भी डेप्सांग इलाके में फेस ऑफ चल रहा है। जानकारों का कहना है कि पेंगोंग के दक्षिण में जिन चोटियों पर हमने किलेबंदी की थी उनकी वजह से चीन दबाव में था। अब वहां से पीछे हटने के बाद हमारे पास डेप्सांग को लेकर चीन से बातचीत के लिए कोई मजबूत ग्राउंड शायद ना बचे, यानी डिसएंगेजमेंट एक साथ होना चाहिए था। डेप्सांग का जो मसला है वो थोड़ा पहले से चल रहा है, 2013-14 से वहां पे इस तरह का बिल्डअप बना हुआ है। और जब ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तो शुरुआती तौर पे बातचीत में ये माना जा रहा था कि फिलहाल डेप्सांग को इसके बाहर रखते हैं, अगर एक रेजोल्यूशन चाहिए पेंगोंग लेक को लेके खास करके। लेकिन हल्के हल्के भारत का रुख ये भी रहा कि सिर्फ पेंगोंग लेक नहीं बल्कि अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। और ये इस सिचुएशन ये जो बनी हुई है और ये जो बातचीत का दौर चल रहा है उसका फायदा उठा के हर फ्रिक्शन पॉइंट पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या बातचीत इन इलाकों पर भी होती है, क्योंकि अभी देखिए इनिशियल डिसएंगेजमेंट है, डी इंडक्शन या डी एस्केलेशन अभी भी नहीं हुआ है। तो पहला स्टेप अगर डिसएंगेजमेंट का ये है कि आसपास सैनिक ना रहें, तो दूसरा स्टेप ये होगा कि जो भारी मात्रा में डिप्लॉयमेंट हुई थी वो भी कम की जाए, लेकिन उसके आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हमने कुछ तस्वीरें देखी, विजुअल्स देखे कि कैसे टैंक्स साउथ बैंक से हटाए जा रहे हैं। तो ये टैंक हटाना दोनों तरफ से एक मुहिम दिखाता है कि जो टैंक्स या वेपन सिस्टम्स नजदीक लाए गए थे इनको भी पीछे हटाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी दूर चले जाएंगे कि फिर वापस नहीं आ सकते। तो एक ये टोकनिज्म भी दर्शाता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सच है कि सरकारों के लेवल पर, सिर्फ सेना के लेवल पे नहीं बल्कि सरकारों के लेवल पर एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है डिसएंगेजमेंट का। तो कह सकते हैं कि ये 10 महीने के बाद डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू है। लेकिन आगे कैसे चीजें पैन आउट होती हैं ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि 10 से 15 दिन लग सकते हैं इस इनिशियल डिसएंगेजमेंट को पूरी तरह से नजर आने में। वो देखिए तभी होगा जब एक भी सैनिक उस इलाके में नहीं होगा जहां आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन था। अगर वो 10, 15, 12 दिन में हो जाता है और जो पोजीशंस डिसाइड की गई हैं वहां पे पहुंच जाते हैं तो शायद आगे आने वाले दिनों में बातचीत के जरिए से और भी मतभेद सुलझाए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बाकी इलाकों में भी डिसएंगेजमेंट के लिए बातचीत चल रही है। चीन और भारत के बीच झड़प और डिसएंगेजमेंट का पुराना इतिहास है। ऐसा कई बार हुआ कि सुलह के बाद भी चीन धोखे से दोबारा भारतीय इलाके में घुसा। उम्मीद है इस बार बेहतर तकनीक से हमारी फौज और हमारी सरकार चीन की चालबाजियों पर नजर रखेगी। खबरों का सिलसिला यहां पर खत्म होता है, लेकिन हमारा और आपका संवाद चलता रहे। आखिरी में आपको एक सकारात्मक खबर बताते हैं। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो नजर आ रहा है। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली नाका शमशान घाट का है। इसी शमशान घाट में मुक्तिधाम पाठशाला चलाई जा रही है। इसमें घाट किनारे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पहले ये बच्चे घाट पर भीख मांगते थे, सिक्के बीनते थे, लेकिन जब से ये स्कूल शुरू हुआ तब से पढ़ाई के साथ साथ डांस और दूसरी एक्टिविटी भी होने लगी। स्कूल शुरू करने वाले महेश तिवारी बताते हैं, क्लास 2 बच्चों को लेकर शुरू हुई थी, अब 100 बच्चे हो गए हैं। यही महत्वपूर्ण बदलाव है। क्या लल्लन टॉप में काम करने वाले लोग, लल्लन टॉप देखने वाले लोग, यानी सभी जिम्मेदार, जागरूक और थोड़े बहुत सक्षम भारतीय ये संकल्प ले सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। अगर हम और आप मिलकर ऐसा करें तो बदलाव आएगा।
बाकी बयानों का क्या, बातों का क्या अंतहीन सिलसिला है, लेकिन सिर्फ जीभ उठाकर पटक देने से बदलाव नहीं आता। यदि आप किसी के घर में पढ़ाई का, जागरूकता का दिया रोशन करेंगे तो उसकी ज़िंदगी उन्नत होगी और तभी हमें लगेगा कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, हमने दूसरों के हित के लिए भी कुछ किया। अब चलता हूँ, विदाई लेता हूँ और एक निवेदन दोहराता हूँ। महिलाओं से जुड़ी खबरों पर हमने एक नया शो शुरू किया है, द ऑर्डिनरी शो, जिन्हें ऑर्डिनरी समझा जाता है ऐसी जुझारू महिलाओं की जिन्होंने सारे ऑड्स को पार करके अपनी ज़िंदगी में मकाम हासिल किए, जो दैनंदिन ज़िंदगी में अपने काम करती हैं, तमाम किस्म के भेदभावों को दरकिनार कर। उनके लिए ये ऑर्डिनरी शो है। इस शो को आप ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। देखिए और बताइए कि हमारी ये नई पहल आपको कैसी लगी। अब विदा पक्की वाली है। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया, शुभरात्रि और हाँ, अपनों का ख्याल रखिए। वो मुस्कुराएंगे तो आपके चेहरे पर स्मित अपने आप आएगा। करीब 12 साल पहले की बात है। लंदन में एक बड़े से बैंक में एक महिला काम करती थी, वाइस प्रेसिडेंट थी वहाँ की। बैंक का नाम था JP Morgan Chase। वैसे है तो ये अमेरिकन बैंक, लेकिन लंदन में भी इसका ऑफिस है। एक दिन हुआ ये कि उस महिला ने इस बैंक की अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिया और आ गई भारत, और फिर मारी पॉलिटिक्स में एंट्री। कांग्रेस में शामिल हो गई, लेकिन 2 साल बाद ही पार्टी छोड़ दी और बन गई ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी TMC का हिस्सा। चुनाव वगैरह लड़ा और 2019 में पहुंच गई लोकसभा तृणमूल कांग्रेस सांसद बनकर। 25 जून 2019 के दिन संसद में पहली बार ऐसा भाषण दिया कि कई अखबारों की हेडलाइंस बन गई। जमकर चर्चा हुई उनके भाषण की। अब यही सांसद एक बार फिर खबरों में है, इस बार भी संसद में दिए अपने भाषण की वजह से। अब तक आप अगर नहीं समझे कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो सुनिए, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से TMC सांसद महुआ मोइत्रा की। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।